So here is question number 41. For a Gaussian surface through which the net flux is zero, the following statement could be true. बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि गॉसियन सरफेस है हमारे पास और इस गॉसियन सरफेस से लिंक्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो जीरो है। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से ट्रू हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, नो चार्जेस आर इनसाइड द सरफेस। तो बच्चों ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और बहुत सारे बच्चे इसी स्टेटमेंट को करेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका कहना ये होता है कि सर नेट फ्लक्स अगर जीरो है तो सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। नहीं बच्चों, अगर नेट फ्लक्स जीरो है तो जरूरी नहीं है कि उस सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं हो। मैं समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक कोई भी रैंडम स्फीयर क्लोज सरफेस है, ये आपका है, और इसके अगर इसके अंदर हमने डाइपोल रख दिया, डाइपोल मतलब आप लोग जानते हो बच्चों, प्लस और माइनस चार्ज होता है, इक्वल एंड अपोजिट, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो आप बताइए, आप खुद ही बताइए, क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है? नहीं सर, यहाँ तो दो दो चार्जेस हैं, एक है माइनस क्यू, एक है प्लस क्यू। तो क्या इस क्लोज सरफेस से लिंक्ड आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा? सर बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस बच्चों जीरो है, दैट्स व्हाई फ्लक्स भी यहाँ पर जीरो मिलेगा। तो बच्चों गॉस लॉ को थोड़ा अच्छे से समझो। गॉस लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब कि नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस जीरो होगा। चार्ज तो हो सकता है बट उनका रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो होगा। तो आपको ये नहीं कहना है कि उसके अंदर चार्ज ही नहीं होगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा बच्चों, कि नो चार्जेस आर इनसाइड द सरफेस। नहीं बच्चों, चार्जेस हो सकते हैं, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 में आपको समझाया। बट हाँ, अगर फ्लक्स जीरो है तो नेट चार्ज जीरो होगा, बट चार्जेस हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका बच्चों गलत हो गया। बहुत सारे बच्चे इसी को सही कर देते हैं और फिर उनका ऑप्शन गलत आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, द नेट चार्ज। हाँ बच्चों देखिए, यहाँ पे बोल रहा है द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस इज जीरो। बिल्कुल सही बात बच्चों, यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस से लिंक्ड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, तो इसका मतलब उस क्लोज सरफेस के अंदर का नेट चार्ज जीरो होगा, बट चार्ज होगा लेकिन उनका रिजल्टेंट जीरो होगा। ये स्टेटमेंट सही है बच्चों। थर्ड आते हैं बच्चों, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस। क्या सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है बच्चों वो जीरो होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों कि सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगा। तो ये स्टेटमेंट भी बच्चों गलत है। रिजल्टेंट जीरो है तो ऐसा मतलब ये नहीं है, रिजल्टेंट चार्ज जीरो है, नेट चार्ज जीरो है, तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ से कुछ वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, जैसे अगर ये डाइपोल ही हो गया बच्चों, तो इस डाइपोल के लिए अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट बनाइए, तो ये एक एक्सियल पॉइंट होगा इस डाइपोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक्सियल पॉइंट पे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाइए इसके मिड पॉइंट से, तो आपको पता है कि बच्चों ये डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, आपको पता है कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। इवन दैट अगर आप कोई भी एक पॉइंट ले ले, जनरल पॉइंट, लेट्स सपोज ये आपका हो गया, तो जनरल पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये कहना गलत होगा कि सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, जैसा कि स्टेटमेंट नंबर आर में गिवन है। ये गलत है बच्चों। स्टेटमेंट नंबर एस देखते हैं, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ लाइंस एग्जिटिंग द सरफेस। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की जो एंटरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एग्जिटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इक्वल होगा। बिल्कुल सही बात है बच्चों, क्योंकि नेट फ्लक्स किसके इक्वल होता है? फाई एंटरिंग माइनस फाई एग्जिटिंग। तो अगर बच्चों दोनों की वैल्यू सेम होगा तभी तो नेट फ्लक्स जीरो आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेट फ्लक्स की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब कि जो इंटरिंग फ्लक्स है वो आउटगोइंग फ्लक्स के इक्वल है या कहीं एग्जिटिंग फ्लक्स के इक्वल है। दैट्स व्हाई बच्चों नेट फ्लक्स की वैल्यू जीरो आया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मींस ऑप्शन नंबर इज यस स्टेटमेंट,
और क्यू स्टेटमेंट दोनों बच्चों सही है। तो अगर अपने क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर डेफिनेटली ट्रू, तो ओनली स्टेटमेंट क्यू। तो ये बात गलत है कि सिर्फ क्यू सही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बोथ स्टेटमेंट पी एंड एस, बच्चों पी तो आपका इनकरेक्ट है, तो ये बात ही गलत हो गया। बोथ क्यू एंड आर, तो क्यू तो आपका सही है बट आर आपका गलत है, तो ये भी बात गलत हो गया बच्चों। लास्ट बोथ क्यू एंड एस, क्यू एंड एस, बिल्कुल बच्चों ये आपका ऑप्शन आपका सही है। ये बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और ये बच्चों गॉस लॉ से क्वेश्चन है और सीबीएसई का ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, जो कि बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम में यही सबसे क्वेश्चन दिए जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ये सब क्वेश्चन आने के चांसेस डेफिनेटली है बच्चों, इसको आप 99% मान के चलिए। बहुत कम चांस होता है जो कि अलग क्वेश्चन आ जाए, बाकी सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन बैंक से ही आते हैं जो सीबीएसई के होते हैं।